हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आपके लिए बिल्कुल सिलेबस वाली क्लासें चल रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, और आपके अदर्स जो भी आपके जीएस रिलेटेड होता है, चाहे वो आपकी भारतीय संस्कृति हो या आपके भारत के पड़ोसी देश आपके हों, है ना, जो आपकी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपकी यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम कवर हो रही है। तो आप लोगों को रात में 9:30 बजे लगभग ये क्लास आपकी होती है। लगभग इसलिए होती है क्योंकि हमारे जैसे पिछली वाली क्लास आपकी जल्दी हो गई तो ये क्लास आपकी जल्दी हो जाती है। नहीं तो अगर हमारी जो आपकी 8:50 में क्लास चलती है हिंदी वाली, वो आपकी लगभग 9:30 बजे ख़त्म होती है। तो इसलिए आपके लगभग टाइम आपका ये होता है। बाकी देखिए, पिछली क्लास आपकी अभी ख़त्म हुई है, तब ये क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पर पूरी क्लास से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। सब लोग आ गए कि नहीं आ गए भाई? आ गए हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, है ना, एक दूसरे को खाने खिला रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, खुश रहिए भैया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ ही गए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो जवाब यहाँ पर बनेगा डी नंबर। दोस्तों, ये पुलकेशन जो आपके द्वितीय है, याद रखिए, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशन द्वितीय का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो आंसर आपका डी आ गया है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस महान शासक की जानकारी प्राप्त होती है? चलिए बताना है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस महान शासक की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों, दूसरे की अगर बात कर लेते हैं, दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आपके हैं गुप्त वंश के राजा थे और दिल्ली के मेहरौली में आपका स्थित हुआ है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये स्तंभ पर पाया गया सबसे पुराना शिलालेख, है ना, राजा चंद के बारे में आपका दिया गया है। यहाँ पर राजा जो चंद थे उनकी वीरता के गुणों को प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, 3 का ऑप्शन देना है कि ब्राह्मी लिपि को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो आपके जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप जो कि अंग्रेज अधिकारी था। और यहाँ पर जो आपका है कि 1837 में सांची का जो स्तूप था उसमें ब्राह्मी अक्षरों में से दानम शब्द को पढ़ा था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है? अब ये तो आप जानते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद ही आपका था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है मंदसौर अभिलेख में आपका यशोवर्मन, देवपाड़ा अभिलेख आपका विजय सेन आपका दिया गया है। आपसे दिया है जूनागढ़ अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो भैया ये क्या खारवेल तो भैया आपका नहीं होगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। जूनागढ़ में स्कंदगुप्त था, उनके बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी आपका हो जाएगा, यही आपका गलत है। बाकी प्रयाग अभिलेख में आपके समुद्रगुप्त के बारे में है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं उपवेद में देखिए धनुर्वेद आपका है, गंधर्वेद है, आयुर्वेद है, लेकिन जो आपका दिया है योग वेद कोई उपवेद आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। कात्यायन के मुताबिक देखा जाए तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद और आपका स्थापत्य वेद, ये चारों वेदों के उपवेद आपके माने गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका डी है ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसका उपवेद नहीं है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 7 नंबर और 7 का ऑप्शन दिया गया है कि ऋग्वेद में 10 व 28 संस्करण है, सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका शतपथ भी है, गोपद भी है, कौशिकी है, लेकिन छंदोग्य जो आपका दिया है आपका इसमें से नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे?
योग दर्शन के दोस्तों आपके थे महर्षि पतंजलि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महर्षि पतंजलि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक है और इसकी जो रचना किया था वो आपकी अल-बरूनी ने किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बताइएगा कि इतिहास का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो आपके हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थे, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 12 नंबर और आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर आपसे कह रहा है। तो 12 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इसका मतलब पहले ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपके सिंधु का उत्पादन, जो आपका कपास है, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु के लोगों ने किया था, है ना। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी अदर आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें गलती मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो ये जो आपके मिले हैं लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका कालीबंगा है, आपका लोथल है, यहाँ के शहरों से अग्निकुंड के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मतलब अग्नि पूजा ये सुझाव देती है कि यहाँ पर अग्नि पूजा वगैरह होती थी और अग्निकुंडों की कतारों के साथ अनुष्ठान स्नान की व्यवस्था भी आपकी पाई गई है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस हड़प्पा स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। 14 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका जो है सुरकोटदा है, सुरकोटदा और लोथल से घोड़े के अवशेष आपको मिले हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। सुरकोटदा ये गुजरात के कच्छ जिले के पास जो आपका रापर तालुका है वहाँ पर स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ और नाल के साथ आपके देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम इनमें से क्या था। तो हड़प्पा का ये बंदरगाह था दोस्तों लोथल था। कौन था, लोथल आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। हड़प्पा की खोज किया था आपके दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों याद रखिए दयाराम साहनी ने किया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जो आपका जिला है, रावी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो होता तो रखालदास बनर्जी हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी जो आपका कहाँ पर है, तो आपके हरियाणा में है। कहाँ पर है राखीगढ़ी, ये आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो कि पुरातात्विक स्थल आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता में से एक विशाल स्थल मिला है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता आपके कौन थे। ऋग्वैदिक काल में देखिए जो आपके इंद्र थे ये आपके प्रमुख देवता हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इन्हीं का उल्लेख मिलता है, उन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अस्तमो माँ सदगमय लिया गया है। ये जो शब्द लिया है वो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपसे कह रहा है परवर्जन्य आपके बादल जुड़ा है, लांगर आपका हल से जुड़ा है, करीस जो दिया है वो आपका गोबर है। यहाँ पर दिया है उर्वरा का जो संबंध है क्या कपास से है। तो याद रखिए यहाँ पर जो 20 नंबर है ये आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं होता, नरमा जो आपका होता है वो होता है, इसलिए आपका आंसर आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। जब हम बात करते हैं पुराण की तो दोस्तों हिंदू धर्म में संस्कृत साहित्य की पुराणों में सबसे यहाँ पर जो आपका है मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना है। ये 18 महापुराणों में से एक आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जय संहिता का दूसरा नाम क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए, ये मत समझिए कि बिल्कुल से कठिन बहुत भयंकर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलेंगे। जय संहिता का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, तो जय संहिता कहा जाता है किसको कहते हैं भाई, समझ दीजिएगा। याद रखिए आपका महाभारत है, महाभारत दोस्तों याद रखिएगा, ये महाभारत इसको जय संहिता भी कहा गया है, भारत कहा गया है, महाभारत भी कहा गया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जैसे नगर आपके बने हैं आप लोगों के यहाँ पर जैसे शहर हैं, वैसे देखोगे कि सिंधु सभ्यता में लोग नगरों में रहते थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। पक्के मकान भी देखने को मिलते थे।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो आपकी किस वेद से है, तो आपकी अथर्ववेद से है। दोस्तों याद रखिएगा अथर्ववेद इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अथर्ववेद से जुड़े जो आपके वैदिक अनुष्ठान होते हैं उनका वर्णन करने वाला एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो आपका गोपथ ब्राह्मण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है। दोस्तों याद रखिए ये आपका है अहिंसा, मतलब जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, आपने पढ़ा होगा, अहिंसा को परम धर्म माना गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहले जैन तीर्थकर आपके कौन थे। पहले थोड़ा जूम कर दें, चलिए आइएगा 26 नंबर में पहले जैन तीर्थकर पूछा गया और पहले जैन तीर्थकर जो आपके थे यहाँ पर देखा जाए तो आपके हैं ऋषभ देव हैं ये ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। और यहाँ पर महावीर जो आपके हैं अंतिम मतलब अंतिम वाले हैं, है ना, 24वें आपके हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। सही मिलान आपको करना है। 27 नंबर आपसे दिया गया है, महाजनपद दिया और राजधानी है। हमने आपको यहाँ पर वीडियो बनाया है महाजनपद के बारे में। अगर आपको जानकारी मतलब कह सकते हैं अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती है, अगर आपको महाजनपद सबसे कठिन लगता है तो आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको महाजनपद हमने बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल से बता दिया है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पड़ता था, उसकी जानकारी हर चीज़ हमने आपको बताया है। देखिए 27 नंबर दिया है। 27 नंबर में देखिएगा कि जो मत्स्य जनपद इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। क्या होता है विराटनगर। कुरु की बात करते हैं तो कुरु को जो आपका महाजनपद इसकी राजधानी आपकी थी इंद्रप्रस्थ थी। वहीं पर जो आपका सूरसेन था, सूरसेन वाला आपका मथुरा हो जाएगा। और अस्मक जो दिया है वो आपका पोतन बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये 3 रत्न जो आपके हैं कौन से हैं। ये त्रिरत्न जो आपके हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों रत्नों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा निरंजना नदी, है ना, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आ रहा है। निरंजना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। इस नदी को फाल्गु के नाम से भी जानते हैं। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये घटना बिहार के गया जिले में बोधगया में से घटी थी। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ये आपके सारनाथ में दिया था और इस उपदेश को हमने कहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। इसमें धर्मचक्र पालन अर्थात कानून का पहिया मोड़ना भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो आपका दिया है बौद्धों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, बौद्ध से जुड़ा है, मतलब ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। 32 नंबर में दोस्तों पशुपत संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है लकुलिश को माना जाता है। लकुलिश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। 33 नंबर दिया गया है और 33 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका अजातशत्रु है ना। याद रखिए अजातशत्रु जिसका ऑप्शन है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र आपसे दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बनेगा डी नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और आया था उदयन। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किया था, है ना। तो इस बात की याद रखना है, अगर ऑप्शन में मिलता है तो ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे, ये भी आपको पता होगा, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है जो कि बहुत IMP है कि निम्नलिखित में से किसे देवानाम्पी के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर दिया है दोस्तों ये आपका अशोक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। सम्राट अशोक को देवानाम्पी प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवानाम्पी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या होता है, देवताओं का प्रिय होता है। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर या आकर्षक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। दोस्तों याद रखिए आपका 13वां जो आपका है ना शिलालेख, ये कलिंग पर उनकी जीत का उल्लेख करता है। बताया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर विजय हासिल किया था और इस शिलालेख बताया गया है कि कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने धर्म की ओर झुकाव महसूस भी किया था। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आंध्र सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था।
देखिए 36 नंबर है, 36 को ऑप्शन जो आपका बनेगा और राइट आपका बी हो जाएगा। गौतमी पुत्र जो आपका सतकर्णी था, ये सातवाहन के सबसे महान शासक आपके थे। ये सातवाहन वंश के 23वें शासक थे दोस्तों, ये भी आप याद रखना है। ये जो गौतमी सतकर्णी था, ये शकों को हराया था। उन्होंने दक्षिण पथपति की उपाधि भी धारण किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था। 37 नंबर दिया है, 37 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। शक मतलब जो कह सकते हैं शक से आपका संबंधित था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। 38 नंबर की बात करते हैं तो 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, वासुदेव था। याद रखिएगा, कुषाण वंश के अंतिम महान शासक में से वासुदेव आपके हैं। वासुदेव मृत्यु के पश्चात साथ ही कुषाण साम्राज्य भी विघटित हो जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं कुषाण वंश से, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुक कड़विशिश ने किया था। कनिष्क को अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक कुषाण वंश से जुड़ा है कनिष्क, है ना, जो कि महानतम शासक आपका रहा है। कुषाण वंश को जो कनिष्क था, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में भी आपकी हुई थी, ये भी आपको पता होगा। आगे बढ़िएगा। अच्छा, कनिष्क के समय में ही मूर्ति कला का विकास भी सर्वाधिक रूप से हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने शुरू किया था। यहाँ पर दोस्तों ये है आपके इंडो ग्रीक। क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक जो आपके हैं, इन्होंने सबसे पहले याद रखिएगा सोने के सिक्के शुरू किया था। अगर यहाँ पर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़विशिश ने किया था। हमने कहा जब दोनों चीज़ आपके होते हैं तो फोकस आपको करना चाहिए इंडो ग्रीक, आपको ऑप्शन देना है। ये ना होता तो भी आपको लोग कुषाण लगा सकते थे। यहाँ पर अगर कुषाण की बात करते हैं तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने यहाँ पर जारी किया था, ये भी आपका यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। तुलु राजवंश की जो स्थापना है वो जो किया था वो किसने किया था, आपके ये थे आपके वीर नरसिंह ने। किसने किया था? वीर नरसिंह। आपका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का नाम इनमें से क्या था। दोस्तों याद रखिएगा, प्रियदर्शिका, है ना, प्रियदर्शिका जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी हर्षवर्धन ने देखा जाए तो आपकी 3 पुस्तकें लिखा था, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, है ना, ये आपका है और ये संस्कृत में आपकी थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के जो रचयिता है वो आपकी कौन है। 42 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके कालिदास हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य कालिदास, है ना, इनकी प्रसिद्ध कह सकते हैं नाटक है और यहाँ पर इसका जो अनुवाद है विदेशी भाषाओं में भी आपका हो चुका है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो आपका प्रण विवाह है उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर नरसिंह वर्मन जो आपका द्वितीय है, नरसिंह वर्मन द्वितीय आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कैलाश का जो शिव मंदिर है दोस्तों, कैलाश मंदिर में शिव भगवान है यहाँ पर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शक संवत की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। शक संवत की स्थापना है वो किसने किया था। 44 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासन में के दौरान हुआ था। चलिए बताना है। कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण जो हुआ था किसके शासन में हुआ था दोस्तों, आपके धंगदेव, ये राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था, याद रखिएगा। ये शिव मंदिर आपका है और खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मूलतः शिव मंदिर आपका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। 46 नंबर दिया है और 46 की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका नरसिंह वर्मन जो आपका द्वितीय है, इसने करवाया था। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में है नरसिंह वर्मन, लेकिन द्वितीय भी दिया है और आपका यहाँ पर प्रथम दिया गया है। तो दोनों में से यहाँ पर आपका प्रथम वाला आपका होना चाहिए, ठीक है, प्रथम वाला आपका होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है ना, इस शहर को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 47 नंबर, आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। 47 नंबर में पहला ऑप्शन कह रहा है, आपसे कह रहा है शक संवत की अगर स्थापना की बात करते हैं तो कनिष्क ने किया था। कलचुरी वंश आपका ईश्वर सेन हो जाएगा। गुप्त की बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। लेकिन सेन जो आपका संवत था वो किसने चलाया था, तो ये आपके विजय सेन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन को आते हैं।
एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है, एलोरा का गुफा का जो भित्ति चित्र है, इसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? 48 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा, ये राष्ट्रकूट काल की है। याद रखिए राष्ट्रकूट काल की है। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगई कोड चोल की उपाधि से किस शासक ने धारण किया था? मतलब ये उपाधि है गंगई कोड चोल, और ये जो आपकी उपाधि धारण किया था वो किसने किया था, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम जो आपका है, यहाँ पर राजेंद्र चोल प्रथम आपका जो है संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके अनुराधापुरम को अपनी राजधानी बनाया था, और उसने पाल राजा महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक है कहीं पर, यहाँ पर आंसर आपका 80 नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसका जो समय चलता है वो 1206 से लेकर 1210 के बीच शासन चला था। वह भारत में तुर्की शासन के संस्थापक के रूप में भी आपका जाना जाता है। कुतुब मीनार जो है निर्माण शुरू ईस्वी किया था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ढेर सारे आपके यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा मोहम्मद गोरी है ना, ये आपका जो पहला आपका युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी है ना पृथ्वीराज तृतीय से हार गया था। कुछ समय पश्चात देखा जाए तो आपके 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने तृतीय को पराजित कर दिया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अलबरूनी ने किया था, है ना। अलबरूनी जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये अरबी भाषा में लिखी गई आपकी किताब थी, जिसमें से भारत के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ के जो आपके धर्म है, त्यौहार है, खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज है, ये सब चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया था? तुर्कान-ए-चहलगामी दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका इल्तुतमिश है, और दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा शासक है जो कि मामलुक वंश से आपका संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगामी के नाम से जाना जाता है। इसको चालीसा भी कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम आपको बताना है। दोस्तों 54 नंबर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसने गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद रणथंबोर, इसके बाद आपका चित्तौड़, इसके बाद वारंगल। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बताइएगा, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्न बतूता के भारत आने पर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सल्तनत का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये मोरक्को से आया था। अगला दिया गया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आपका हो जाएगा। और किसकी याद में करवाया था? तो इसने जो करवाया था वो आपके जौना खां, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां की याद में करवाया था। लेकिन करवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल इसमें स्टार लगा लीजिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था? दोस्तों इसने नहरों का निर्माण करवाया था। भारत में देखा जाए तो जाल बिछवा दिया था, बहुत ज़्यादा नहरें खुदवाया था। ये आपका फिरोज शाह तुगलक है, जिसने बाग, है ना, सबसे पहले देखा जाए तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बागों का निर्माण, आपके झीलों का निर्माण, देखा जाए शहरों का निर्माण, औद्योगिक जो आपके केंद्र बनवाए गए, है ना, ये जो नगरों का निर्माण, बागों का निर्माण, ये सब करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और जब नहर बनवाया तो भैया टैक्स तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसने एक काम और किया था, ब्राह्मणों से भी जजिया कर, है ना, इसने ही शुरू किया था, जो कि आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही लिया था, याद रखेगा। और यहाँ पर जो सिंचाई कर है इसको हक ए सर्व कहा जाता था। इसके तहत उपज का 1/10 हिस्सा वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है इनमें से किसको जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, ये हैं आपके रामानंद हैं। कौन है? रामानंद जो आपके हैं, स्वामी रामानंद, ये आपके भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय उत्तर भारत में जाता है। यहाँ पर ये रामानुज के शिष्य थे, ये रामानुज के शिष्य थे, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, अटाला मस्जिद का निर्माण करता कौन था? अटाला मस्जिद आपके जो आपके शाह सरकी, अर्थात इब्राहिम शाह सरकी जो आपका था, है ना, आपका जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा।
और ये जो मस्जिद आपकी वो जौनपुर में है दोस्तों, याद रखिए जौनपुर में है। देखा जाए तो इस मस्जिद को उस समय की दूसरी मस्जिदों के निर्माण का आदर्श माना जाता था। इसका निर्माण स्तर की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी हम्पी, वो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका कर्नाटक, बिल्कुल सही है कर्नाटक, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। दोस्तों ये था आपका निकोलो डी क्वांटी, याद रखिएगा निकोलो क्वांटी जो है विजयनगर आने वाला पहले विदेशी था दोस्तों, याद रखिए इटली का रहने वाला था। और विजयनगर शासक के देवराय जो प्रथम था उसके शासनकाल में यहाँ पर आया था। और उन्होंने शहर की किलेबंदी और शासकों की सेना में काम करने वाले हजारों लोगों का जिक्र भी किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। हुमायूंनामा की बात करते हैं, आपका गुलबदन बेगम है, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। और यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस शासक की मृत्यु है उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। 64 नंबर दोस्तों ये आपका है, यहाँ पर सी नंबर पुस्तकालय हो जाएगा आपका कौन, जहांगीर हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, हुमायूं। चलिए 64 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है हुमायूं वाला ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि हुमायूं जो आपका था इसकी मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर आपकी हुई थी। हुमायूं अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों से जब उतर रहा था 1556 में, 24 जनवरी 1556 को, और इस लाइब्रेरी का नाम दीन पनाह भवन में स्थित थी, तो दीन पनाह भवन कहा जाता है। और इस इमारत के समूह को शेरमंडल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शेरमंडल भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था। 65 नंबर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, तो आपका अकबर और हेमू जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आपसे डेट पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर 21 अप्रैल है ना, 21 अप्रैल 1526 को काबुल के तैमूरी शासक आपके जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और युद्ध में बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपके फतेहपुर सीकरी में है, कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी दोस्तों, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताना है। दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अकबर आया था, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पर जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो कर है वो गैर मुसलमानों लोगों से वसूला जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। नोट करिए बिल्कुल IMP है। औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग आपकी इंग्लैंड से मानी जाती है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी में जो आपका है ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, आधुनिक विकास का जो दिशा है पहला कदम यहीं से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस की क्रांति आपको बताना है दोस्तों, रूस की क्रांति से क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखिए रूस की क्रांति जो आपकी है 1917 जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूस की क्रांति दो भागों में हुई थी, एक 17 में हुई थी, एक आपके मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति को आमतौर पर फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया था और इस क्रांति में शाही सरकार को उखाड़ फेंका गया था। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, रूस की क्रांति का नारा क्या था, बताइए। शांति कामा भूमि और रोटी। रूस की क्रांति का जो नारा था वो था शांति, भूमि और रोटी था। और इस नारे को व्लादिमीर जो आपका लेनिन था उसने इस शब्द को दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और भी नारे कहे गए थे, विश्व के एकजुट मजदूर, सारी शक्तियां सोवियतों को, ये कहा गया था। तो एक आपका जब आपने पढ़ा है कि रूस की क्रांति का नारा शांति, भूमि और रोटी था, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा, है ना, क्या फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, बताइएगा। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बिल्कुल नोट करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा था क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इस नारे ने क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लाए थे, तो इस बात को याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। चलिए
यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल थे और मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं थे। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो राइट आंसर यहाँ पर 70 नंबर में आपका डी हो जाएगा। भारत इसमें से आपका शामिल नहीं था। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो भैया यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अच्छा, दूरी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में देखो, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस और इटली जैसे देशों का नाम आता है, ठीक है ना। चलिए, तो भैया इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट हुई और हमने कहा भी है कि आप इन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है ना, आप लोगों के लिए हम आपको बना रहे हैं। और इन क्लासों से आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप जब पेपर हो जाएगा तो आप देखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलेंगे वो आपको लगभग यहीं की सीरीज देखने को मिलेंगे, लगभग आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप इस सीरीज को पूरा करिएगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर रात में क्लास देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेज रहे हैं भाई, देखिए तो टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ वगैरह भेज रहे हैं। घटना चक्र टोर सीरीज की भी हमने भेज दिया है ना, और भी हमने क्लास आपको दिया था, करंट अफेयर की भी क्लास आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया इतना रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।